हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 8वीं कक्षा हिंदी की न्यू एनसीईआरटी मल्हार का पाठ पहला का पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर। इसके पार्ट 2 हमने कवर कर लिए, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन आंसर का। इसमें शुरू करते हैं हम आपकी कविता से। आपकी कविता देखिए, देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। यानी कि देश प्रेम से जुड़े आपके जो भी विचार हैं उनको आपको सोचना है और उसी के आधार पर आपको कविता आगे बढ़ानी है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और आपको यह 3 लाइन यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको अपनी कोई कविता जो देश प्रेम से जुड़ी हुई वो यहाँ पर लिखनी है। तो ये आपको स्वयं से करनी है, खुद से करनी है। नेक्स्ट है भाषा की बात। क शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए, फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची बढ़ाइए। देखिए स्वदेश, अब स्वदेश क्या होता है और उससे संबंधित जो भी शब्द हैं वो आपको यहाँ पर ग्रुप में चर्चा करना है, फिर लिखना है। तो स्वदेश के लिए कौन कौन से प्रेम जो शब्द हैं वो आएंगे? देश प्रेम, देश प्रेम और क्या आ जाएगा? संस्कृति, स्वतंत्रता, उसकी जो भी धरोहर रहती है, ऐतिहासिक इमारतें जितनी भी हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, गौरव, मातृभूमि, और बलिदान। तो ये सारे देश प्रेम से, स्वदेश से जुड़े हुए शब्द हैं। नेक्स्ट है ख, विराम चिन्हों को समझे। जो चल न सका संसार संग बहते, जिसमें रसधार नहीं पाया, जिसमें दाना पानी है माता पिता बंधु, जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी, जिससे न जाति उद्धार हुआ। कविता में आई हुई उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। इनमें कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह ऐसा लगा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। संसार संग के यहाँ इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, रसधार के बीच में लगा हुआ है, दाना पानी के यहाँ पर इनके बीच में लगा हुआ है, माता पिता के बीच में लगा हुआ है, और राजा रानी के बीच में लगा हुआ है, और ये जाति उद्धार। ये अंडरलाइन भी हो रखे हैं ये वर्ड, और हमने अलग से हाईलाइट भी कर दिए यहाँ। तो जो ऐसा वर्ड होता है इस तरीके से, तो इसको कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहेंगे? योजक चिन्ह, जो जोड़ने के काम आता है, जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, संसार को ये संग के साथ में जोड़ रहा है, रस को धार के साथ में, दाना को पानी, माता को पिता के साथ में, राजा को रानी, और जाति और उद्धार को साथ में जोड़ रहा है। तो जब कोई भी दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उन्हें योजक चिन्ह कहते हैं। तो इनमें से कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह लगाया है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्हों के स्थान पर का, की, के और में से कौन से शब्द जोड़ेंगे जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके, लिखिए। फिर आपको लिखना है। संकेत है जो चल न सका संसार संग। अब देखिए, संग, संसार और संग के बीच में जो योजक चिन्ह है यहाँ पर, तो योजक चिन्ह के स्थान पर यूज किया है, प्रयोग किया है यहाँ पर के का। इसी तरीके से ये इस वाली बहती वाली लाइन का ये पाया, माता पिता, और ये राजा रानी, जाति उद्धार, इस वाली लाइन का हम यहाँ पर लिखेंगे जिससे कि अर्थ स्पष्ट
हो सके। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका तो करके दे रखा है बुक में ही, जो चल न सका संसार संग, तो क्या आ जाएगा के, जो जिसका अर्थ हो जाएगा जो चल न सका संसार के संग, यानी कि संसार के साथ में। दूसरा है बहती जिसमें रसधार नहीं, अब रसधार के बीच में क्या लग जाएगा की, बहती जिसमें रस की धार नहीं। फिर है तीसरा पाया जिसमें दाना पानी, अब दाना और पानी के बीच में क्या लग जाएगा यहाँ पर और, जिसका अर्थ है पाया जिसमें दाना और पानी। नेक्स्ट है चौथा है माता पिता बंधु जिसमें, तो माता और पिता के बीच में क्या लग जाएगा यहाँ पर और, अर्थ हो जाएगा इसका है माता और पिता बंधु जिसमें। फिर है नेक्स्ट हम हैं जिसके राजा रानी, अब राजा रानी के बीच में भी वापस क्या लग जाएगा और लग जाएगा यहाँ पर, और इसका अर्थ हो जाएगा हम हैं जिसके राजा और रानी। नेक्स्ट है जिससे न जाति उद्धार हुआ, तो जाति और उद्धार के बीच में यहाँ पर क्या लग जाएगा का, जिसका अर्थ है जिससे न जाति का उद्धार हुआ। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट है शब्द मित्र, है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, इन दोनों पंक्तियों में है शब्द पहले आया है, जिसके कारण कविता में लयात्मकता आ गई है। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो यह गद्य जैसी लगने लगेगी। जैसे देखो यहाँ पर ये है पहले प्रयोग कर रखा है, यहाँ पर है जान है काल दीप। अब आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये है पीछे लगा रहे हैं, जान एक दिन जाने को है, काल दीप हरदम जलता है। अब आप कविता में से ऐसी पंक्तियों को चुनिए जिनमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों में शब्दों के स्थान बदलकर पुनः आपको लिखना है। फिर तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, जो भरा नहीं है भावों से, तो इसका अर्थ हो जाएगा जो भावों से भरा नहीं है। जो पहले है था उसको बीच में जो है आया है उसको हमने यहाँ पर सबसे लास्ट में रख दिया है। जिस पर है दुनिया दीवानी, इसका अर्थ हो जाएगा जिस पर दुनिया दीवानी है, यानी कि है को हमें लास्ट में लाना है। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, ये थोड़ा ये बीच में आ गया है, ये लाइन नहीं आएगी यहाँ पर। है जिस पर ज्ञानी भी मरते, तो जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं ये लास्ट में आ जाएगा, यहाँ है इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, अब नीचे दी गई पंक्तियों में है और है शब्द का प्रयोग करके पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए और देखिए कि इससे पंक्तियों के सौंदर्य में क्या परिवर्तन आया है। अपने साथियों से चर्चा कीजिए। अब लाइन है आपके पास, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, तो इसका आंसर हो जाएगा है जिस पर ज्ञानी भी मरते है, जिस पर दुनिया दीवानी। अब इन पंक्तियों में है शब्द को पहले रखने से कविता में विशेष लय संगीतात्मकता उत्पन्न होती है। इससे भाव अधिक प्रभावशाली और काव्यात्मक लगते हैं। कविता में शब्दों का स्थान केवल अर्थ के लिए नहीं होता, बल्कि उनकी ध्वनि और ताल भी महत्वपूर्ण होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है घ, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? जो सिमिलर होते हैं। कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों से इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। अब देखिए, भू
शब्द दिया गया है यहाँ पर भू, दीप, हृदय, तलवार, दुनिया और पत्थर। और यहाँ ये समानार्थी शब्दों की यहाँ पर ये तालिका दी गई है यहाँ पर। तो इन्हीं में से आपको ढूंढ के फिर इनके नीचे यहाँ पर लिखने हैं। सबसे पहले है भू। तो भू को क्या कहते हैं हम? भू को एक तो धरा कहेंगे, एक पृथ्वी। तो यहाँ लिख लेंगे भू का एक तो अर्थ हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा यहाँ पर धरा और दूसरा पृथ्वी। फिर है दीप। दीप का एक तो हो जाएगा प्रदीप और एक हो जाएगा दीपक। प्रदीप और दीपक। नेक्स्ट है हृदय का। हृदय को दिल भी कहेंगे और जी भी कहेंगे। तो क्या हो जाएगा हृदय का दिल और जी। नेक्स्ट है तलवार। तलवार को असी और कृपाण। तलवार का हो जाएगा असी और कृपाण। फिर है दुनिया। दुनिया का एक तो जग हो जाएगा और एक संसार। जग और संसार। पत्थर। पत्थर को पाहन भी कहते हैं और पाषाण भी कहते हैं। तो पाहन और पाषाण। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कविता का शीर्षक। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता का शीर्षक है स्वदेश। कई बार कवि कविता की किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। यदि आपको भी कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? ये आपको आंसर करना है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका अलग भी हो सकता है आंसर इस आंसर के अलावा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कविता का शीर्षक। स्वदेश कविता का दूसरा शीर्षक हो सकता है वह हृदय नहीं है पत्थर है, क्योंकि यह पंक्ति कविता का मुख्य संदेश देती है कि जिसमें देशभक्ति और स्वदेश प्रेम नहीं, वह हृदय नहीं बल्कि पत्थर के समान है। यह शीर्षक भावपूर्ण और स्पष्ट है। आपका इसके अलावा भी उत्तर हो सकता है, आपका अपना उत्तर, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला देखिए पाठ से आगे। आपकी बात। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों पर सही का चिन्ह लगाइए जिन्हें आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, तो एक एक करके हम उन्हें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले वाले चित्र में ये लड़की पौधों को पानी दे रही है यहाँ इस बर्तन से, तो पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, सीधा पौधों में जा रहा है। तो ये जो स्वदेश प्रेम है उसकी भावना को यहाँ पर दर्शा रहा है, तो इसमें राइट का निशान लगा देंगे हम। फिर है दूसरा दृश्य जिसमें ट्रेन में कुछ सवारियाँ बैठी हुई है और जो उन्होंने खाना वाना खाया है, जो कुछ भी खाया है, उसके यहाँ पर बहुत सारा कचरा यहाँ फैला रखा है। तो जो सार्वजनिक स्थान होते हैं उन्हें उन पर हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ये भी स्वदेश प्रेम हो की श्रेणी में आता है। तो ये उसका पालन नहीं कर रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ सही का चिन्ह नहीं लगाएंगे हम। अगला है फिर ये देखिए ये खेल खेल रहे हैं यहाँ पर। तो खेल खेलना भी अच्छी बात होती है, इससे हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता है, गौरव बढ़ता है, तो ये भी देश प्रेम की श्रेणी में आएगा, राइट का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर ये देखिए ये जो घर है इसमें आग लग गई है, तो एक आदमी आग बुझा रहा है यहाँ बाल्टी में पानी भरकर। दूसरा व्यक्ति जो अपाहिज है व्हील चेयर पे बैठा है और पानी भर रहा है, और उसकी सहायता एक दूसरा आदमी कर रहा है जो उसकी बाल्टी भरवाने में मदद कर रहा है। तो इस तरीके से दूसरों की मदद करना भी स्वदेश प्रेम की श्रेणी में आएगा, तो इसमें भी यहाँ पर राइट का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है अगली पिक्चर में ये लड़की यहाँ पर जो सैनिक है उसको सम्मानित कर रही है यहाँ पर। तो सैनिकों को हमें मान सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो जो सीमा होती है देश की सीमा उस पर सर्दी गर्मी बरसात में खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो ये हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो ये भी देश प्रेम की, देश सेवा की, स्वदेश प्रेम की भावना में आता है, तो इस पर भी राइट का निशान लगाएंगे यहाँ पर। फिर है
ये देखिए, ये बच्चे यहाँ पर जो कूड़ा कचरा है वह इकट्ठा करके फिर उसको एक थैले में इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि साफ सफाई कर रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात होती है, हमारे आसपास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी स्वदेश प्रेम की भावना में आएगा, इस पे राइट का निशान लगाएंगे। अगली पिक्चर में क्या हो रहा है, एक किसान खेत जोत रहा है, यहाँ पर हल चला रहा है। देखिए ये ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है, तो उससे क्या होगा, फसल पैदा होंगी, हमें अन्न मिलेगा। तो ये भी देश प्रेम की भावना दर्शाएगा, तो इसमें भी राइट का निशान लगा देंगे। अगली पिक्चर में ये एक बूढ़ी महिला है जिसे एक लड़की सड़क पार करवा रही है, तो दूसरों की मदद करना भी स्वदेश प्रेम की भावना है, तो इसमें भी राइट का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है, फिर देखिए ये एक बुजुर्ग बैठा है यहाँ पर और ये बच्चे उससे बातें कर रहे हैं। तो बुजुर्गों से बातें करना, उनकी सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य है और ये अच्छी बात होती है, स्वदेश प्रेम की भावना दर्शाता है। तो इसमें भी हम राइट का निशान लगा देंगे। अगली पिक्चर में देखिए ये ऐतिहासिक इमारत है यहाँ पर, जिसमें ये बच्चा यहाँ पर ड्राइंग बना रहा है। तो ड्राइंग बनाएंगे तो उसकी दीवार खराब हो जाएगी, तो हमें ऐतिहासिक इमारतों की दीवारें या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको खराब नहीं करना चाहिए, उन्हें संरक्षण करना चाहिए। तो ये गलत काम हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें राइट का निशान नहीं लगाएंगे हम, ये देश प्रेम की भावना को नहीं दर्शाता है। यहाँ पर ये बच्चे जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको सम्मान दे रहे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो हमारे तिरंगे झंडे जो भी है, तिरंगा झंडा है यानी कि राष्ट्रीय, हमारे राष्ट्र से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, तिरंगा झंडा हुआ और भी चीज़ें हैं, उनका हमें मान सम्मान करना चाहिए, कभी भी हमें उनका अनादर नहीं करना चाहिए। तो ये भी स्वदेश प्रेम की भावना को दर्शाता है, इस पे राइट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, ये देखिए ये बैंक का दृश्य है, यहाँ पर सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, यानी कि कोई भी जो लाइन है, कतार है, उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो ये भी स्वदेश प्रेम की भावना को दर्शा रहा है, इसमें राइट का निशान लगाएंगे। फिर है एक लड़की है, ये कहीं जा रही है और रास्ते में ये बोर्ड लगा हुआ है कि फूल न तोड़े, तो ये उसका पालन कर रही है। तो ये भी स्वदेश प्रेम की भावना है यहाँ पर। फिर अगली पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है, ये कार्यालय, कोई ऑफिस का चित्र है जिसमें एसी भी यहाँ पर ऑन है, चल रही है, फैन भी यहाँ पर चल रहा है, बल्ब भी जल रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है। ये जो लैपटॉप रखा है, ये कंप्यूटर रखा है, ये भी ऑन है। तो हमें जो बिजली है उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, हमें बिजली बचानी चाहिए। तो यहाँ पर उसका उल्लंघन हो रहा है, स्वदेश प्रेम की भावना यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए ये आपस में बातें कर रहे हैं या फिर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, यहाँ नल खुला है और पानी बाल्टी से बह रहा है, पानी वेस्ट जा रहा है। तो ये भी स्वदेश प्रेम की भावना नहीं है, तो इसमें भी रॉन्ग लगाएंगे, राइट का निशान नहीं आएगा। अब आप अपने उत्तर के पक्ष में तर्क भी दीजिए कि आपने ये ऐसा ही क्यों कहा, तो अपने पक्ष में आपको तर्क भी देना है, यानी कि तर्क देके आपको फिर साबित करनी है आपको अपनी बात की, आपकी बात कितनी प्रभावी है, कितनी सही है। नेक्स्ट है, हमारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। देश की सीमा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी की भांति खड़े रहते हैं, वे बुरी भावना से अतिक्रमण करने वाले का सामना तोप, तलवार और बंदूक आदि से करते हैं। आप बताइए कि निम्नलिखित स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे। अब विद्यार्थी का दिया है यहाँ पर, तो विद्यार्थी का अस्त्र शस्त्र क्या होगा। तो सबसे पहले अनुशासन विद्यार्थी का अस्त्र शस्त्र होगा। फिर उसको ज्ञान लेना चाहिए, अच्छा, बुरी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये विद्यार्थी का शस्त्र हो जाएंगे। फिर अध्यापक, अब अध्यापक के क्या होंगे, शिक्षा, विद्यार्थी को शिक्षा उपलब्ध करवाना, विद्यार्थी को मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना, ये एक शिक्षक के अस्त्र शस्त्र हो जाएंगे। फिर है कृषक, जो किसान रहता है उसके क्या हो जाएंगे, खेत में बीज बोना, अन्न उत्पादन,
अन्न उगाना, अगर किसान अन्न उगाना बंद कर दे तो सब भूखे मर जाएंगे। और मेहनत करना, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा मेहनत किसान ही करते हैं। फिर है चिकित्सक, जो चिकित्सक रहता है उसकी क्या क्या अस्त्र शस्त्र हो जाएंगे, तो चिकित्सा करना उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है, और लोगों के जीवन है उसकी रक्षा करना, जीवन रक्षा करना। एक वैज्ञानिक है, उसके क्या क्या हो जाएंगे अस्त्र शस्त्र, नवाचार। वैज्ञानिक है वो कोई ना कोई इनोवेशन करते रहते हैं, तो नवाचार हो जाएगा, नवाचार। नवाचार हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा फिर जो नई नई तकनीकी आते हैं, तो तकनीकी विकास, नई टेक्नोलॉजी का विकास। नेक्स्ट है फिर श्रमिक। अब श्रमिकों के क्या क्या हो जाएंगे अस्त्र शस्त्र, ईमानदारी। किसान जो श्रमिक होते हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, तो क्या हो जाएगा परिश्रम आदि। एक पत्रकार है, पत्रकार के क्या क्या हो जाएंगे अस्त्र शस्त्र, सूचना प्रसार करना। सबसे पहले अगर पत्रकार सूचना प्रकाशित नहीं करेंगे तो हमें इस दुनिया में क्या चल रहा है वो पता नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ ही निष्पक्षता, सच्चाई, इस तरीके से ये इनके अस्त्र शस्त्र हो जाएंगे यहाँ पर। विद्यार्थी के, अध्यापक के, कृषक के, चिकित्सक के, वैज्ञानिक के, श्रमिक के और पत्रकार के। इनके अलावा भी और आपको जो भी लगता है वो यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपनी भाषा अपने गीत। कक्षा में सभी विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा में देश प्रेम से संबंधित कविताओं और गीतों का संकलन करें। ये काम आपको करना है। अब आपकी क्लास में जो भी विद्यार्थी हैं वो सब अपनी अपनी भाषा जो भी है उनमें जो देश प्रेम से संबंधित कविताएं हैं, गीत है, उनका आपको संकलन करना है, अर्थात इकट्ठा करना है। ख, किसी एक गीत की कक्षा में संगीतात्मक प्रस्तुति भी करें। फिर उनमें से कोई अच्छा सा गीत आपको ले लेना है और उसका अच्छे से संगीतात्मक प्रस्तुति क्लास में करनी है, कक्षा में करनी है। नेक्स्ट है, तिरंगा झंडा कब प्रसन्न और कब उदास, यानी कि तिरंगा झंडा कब तो प्रसन्न होता है और कब उदास होता है। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा देश का सम्मान है। किसी एक दिन सोने से पहले अपने पूरे दिन के कार्यों को याद कीजिए और विचार कीजिए कि आपके किन कार्यों से तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा और किन कार्यों से तिरंगे झंडे को प्रसन्नता हुई होगी। तो यहाँ आपको अपने कार्य आपने क्या क्या किए सोने से पहले वो याद करना है, फिर विचार करना है, फिर आपको अपना आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, तिरंगा झंडा कब प्रसन्न हुआ, तो कब प्रसन्न हुआ, जब मैंने स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा किया, जब मैंने कचरा कूड़ेदान में डाला, जब मैंने किसी से झूठ नहीं बोला, जब मैंने पड़ोसी की मदद की। यानी तिरंगा झंडा तब प्रसन्न होता है जब हम अच्छे कार्य करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी अपनाते हैं, नियमों का पालन करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो तब तिरंगा झंडा प्रसन्न होता है। अब है नेक्स्ट, तिरंगा झंडा कब उदास हुआ। अब तिरंगा झंडा उदास कब होता है ये भी आपको बताना है। तो जब मैंने स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा नहीं किया, जब मैंने कचरा सड़क पर फेंका, जब मैंने किसी को झूठ बोला, जब मैंने पड़ोसी की मदद नहीं की, जब मैंने बड़ों की बात नहीं मानी। यानी कि तिरंगा झंडा तब उदास होता है जब हम आलसी बनते हैं, अपने आसपास गंदगी फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, मदद करने से कतराते हैं और गलत काम करते हैं, तो तब तिरंगा झंडा उदास होता है। नेक्स्ट देखिए, झरोखे से। आपने देश प्रेम से संबंधित स्वदेश कविता पढ़ी।
अब आप स्वदेशी कपड़े खादी से संबंधित सोहनलाल द्विवेदी की कविता खादी गीत का एक अंश पढ़िए। यहाँ पर ये खादी गीत दिया गया है सोहनलाल द्विवेदी का, वो भी हमें पढ़ना है। देखिए पढ़ लेते हैं। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्काती है, तब नन जीवन की नई ज्योति अंतस्थल में जग जाती है। तो ये खादी गीत हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। ये देखिए ये गांधी जी का चरखा की फोटो यहाँ पर दी गई है। साजी समझ, आपने स्वदेश कविता और खादी गीत का उपर्युक्त अंश पढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई दोनों कविताओं में देश प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है, साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। साथ ही खादी गीत पूरी कविता को पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढकर पढ़िए। अब आपको क्या बताना है कि जो स्वदेश कविता है वो और खादी गीत है वो दोनों में जो स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे जो लिखी गई है, तो देश प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा, देखिए स्वदेश कविता में देश प्रेम। स्वदेश कविता में देश प्रेम से क्या मतलब है? स्वदेश कविता में कवि ने बताया है कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, वह पत्थर के समान है। देश प्रेम को केवल भावनाओं तक सीमित न मानकर साहस, त्याग और कर्तव्य का आधार बताया गया है। सच्चा देश प्रेम वही है जिसमें व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं का त्याग कर देश के हित के लिए काम करे। यह कविता युवाओं को उत्साह, जागरूकता और देश सेवा की प्रेरणा देती है। तो ये तो हो जाएगा स्वदेश कविता का में देश प्रेम। अब है खादी गीत में देश प्रेम। खादी गीत में खादी को आत्मनिर्भरता और स्वदेश प्रेम का प्रतीक माना गया है। हमें विदेशी वस्त्रों का त्याग कर स्वदेशी वस्त्र अपनाने की प्रेरणा देता है। खादी पहनना केवल वस्त्र धारण करना नहीं, बल्कि अपने देश के प्रति प्रेम और त्याग का प्रतीक है। तो ये खादी गीत में देश प्रेम को यहाँ दर्शाया गया है। नेक्स्ट है खोजबीन के लिए। नीचे दी गई इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग कर आप देश प्रेम और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रचनाएं पढ़ सकते हैं। सारे जहां से अच्छा आपको यूट्यूब पर यहाँ इस वाले लिंक पर जाकर मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। दीवानों की हस्ती, ये इसका लिंक दिया गया है। झांसी की रानी, यहाँ पर इसका लिंक दिया गया है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।